गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एग्जाम पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंतर्गत प्रीवियस 54 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इससे रिलेटेड 5 से 10 नंबर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिजीज। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज है, उस डिजीज के एजेंट बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उससे लेकर के अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम, है ना, फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है, उसके बीच के काल को क्या बोलते हैं? तो इसके काल के बीच को काल बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है आईपी। देखिएगा, इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से समझिएगा। ये वीवीआई के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड जिसके अंतर्गत कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का एजेंट, जिसको मैं बोल दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जो बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उस एंट्री करने से लेकर के जब बॉडी के अंदर फर्स्ट सिम्टम, उसके लक्षण, उस बीमारी से रिलेटेड फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है, तो इसके बीच के काल को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अंदर अलग अलग प्रकार के इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलते हैं। मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में भी पूरी बीमारियों के बारे में उसका इंक्यूबेशन पीरियड लिखाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको ये मेरे नंबर है, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, ये हो गया 56 के अंदर खाली जगह इज द हार्ट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। जो इसमें लिखा हुआ है धीमी गति वाला फिल्टर होता है, उसको, उस लेयर का नाम है वाइटल लेयर। तो इसके अंतर्गत बच्चों राइट आंसर रहेगा वाइटल लेयर। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे है वाइटल लेयर। ठीक है, वाइटल लेयर इज द हार्ट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। एक धीमी गति की लेयर होती है, जिसको बोलते हैं वाइटल लेयर। उसके बाद में बात करते हैं विटामिन डी इज ए, है ना, यहाँ पे खाली जगह है। विटामिन डी इज ए सोलूबल विटामिन। किस टाइप का विटामिन है? तो विटामिन डी है, वो किस टाइप का है बच्चों? देखिएगा, बताइए मेरे को। विटामिन डी है, देखो विटामिन्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन, और दूसरा है फैट सॉल्यूबल विटामिन। ये दोनों विटामिन होते हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत वाटर सॉल्यूबल के अंदर विटामिन बी एंड सी ये रहेगा। 2 विटामिन है, ये वाटर सॉल्यूबल है। दूसरी बात करते हैं कि फैट सॉल्यूबल विटामिन, जिसके अंतर्गत विटामिन ए डी ई के, ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ए डी ई के, ये चारों विटामिन हैं। ये किसके उदाहरण हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन के उदाहरण है। बच्चों ऐसे याद रखना है कि विटामिन, इस देखो फैट सॉल्यूबल विटामिन के अंदर फैट FAT कितना वर्ड है? 3 वर्ड है। 3 के बाद में क्या आता है? 4। तो इस प्रकार से ADE के इस प्रकार से याद रखो। फैट में 3 वर्ड है, 3 के बाद में 4, तो ADE कितना वर्ड हुआ? 4। तो इस प्रकार से याद करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, तो विटामिन डी इज ए फैट सॉल्यूबल विटामिन। दूसरा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स। ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ट्यूबलाइट इज गिव लेस देन फिलामेंट लैंप। अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि आपने देखा होगा
कि ट्यूबलाइट गिव लेस देन फिलामेंट्स लैंप। क्या? ट्यूबलाइट गिव लेस हीट, है ना, लेस हीट, SEAT, हीट यानी ऊष्मा। तो ट्यूबलाइट देती है कम ऊष्मा देती है किसकी तुलना में? फिलामेंट लैंप। लैंप होता है उसको जलाते हैं, वो ज़्यादा गर्म होता है, ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होती है, रोशनी करता है। परंतु ट्यूबलाइट भी रोशनी करता है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हीट ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ट्यूबलाइट गिव लेस हीट देन द फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। अब BCG वैक्सीन किसको रोकने के लिए देते हैं बच्चों? ये आप जानते हैं, ये आप ही आंसर बताओगे। इसके अंतर्गत BCG किसको? टीबी को रोकने के लिए दिया जाता है। BCG के बारे में जैसे ही नाम आता है तो BCG के बारे में उसका इतनी बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? BCG की फुल फॉर्म, BCG का रूट, BCG किस में डिजोल्व करते हैं, BCG कौन सी बीमारी को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। ये सारी बातें आपको क्या रखना है? याद रखना है। दूसरी बातें याद रखनी है कि BCG वैक्सीनेशन करते हैं उस टाइम में, यदि वैक्सीनेशन कर रहे हैं BCG का 1 महीने से पहले बच्चे को टीकाकरण किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में कितना देंगे? 1 महीने के बाद में यदि टीकाकरण करते हैं तो उस कंडीशन में डोज कितना देंगे? दोनों के अंदर फर्क है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर कई बार बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इज द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। क्या? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन क्या है? बताइए। इज द बैकबोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। होम विजिट, यहां पे वर्ड आएगा बच्चों होम विजिट, गृह मुलाकात इज द बैकबोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है ना, या कम्युनिटी के अंदर एक होम विजिट होती है, वो एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी माइनर एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी घरेलू बीमारियां होती है, उसका फाइंड आउट करना, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट करना, ये किसके द्वारा संभव है? होम विजिट के द्वारा संभव है। तो होम विजिट इज द बैकबोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मनुष्य के चारों ओर के सभी बाहरी एनवायरमेंट, बाहरी कारक को कहते हैं ऑल एक्सटर्नल फैक्टर सराउंडिंग मैन आर कॉल्ड। क्या कहलाता है बच्चों? देखिएगा, इसके अंतर्गत कहलाता है एनवायरमेंट, कहलाता है पर्यावरण, है ना। ऑल एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, बाहरी फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरमेंट। इसको लिख दीजिएगा, एनवायरमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं पर्यावरण। हाँ, अच्छा, एक यो नहीं होगा। देखिएगा, पर्यावरण, पर्यावरण, हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा पर्यावरण। ठीक है, हमें प्रतिदिन व्यक्ति को कम से कम लीटर पेयजल की आवश्यकता होती है। कितने लीटर? 2 से 3 लीटर बोल सकते हो। कम से कम 2 से 3 लीटर, 3 लीटर पानी पीना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, वी नीड एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर, 2 से 3 लीटर ड्रिंकिंग वाटर पर हेड पर डे। एक पर्सन को, एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर कितना पानी पीना है।
आर्थ्रोपॉड विच ट्रांसफर इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी होस्ट इज कॉल्ड। देखो हिंदी के अंदर बच्चों पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, हिंदी के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए उसको। वह संधिपात जो संक्रामक कारक, जो संक्रमित व्यक्ति से संक्रामक कारक होता है, वो संक्रमित व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति है, एक कंटामिनेटेड पर्सन है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उस पर्सन से एक हेल्थी पर्सन के अंदर कोई भी बीमारी ट्रांसफर करता है तो उसको बोलते हैं एजेंट। उसको क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं, एजेंट। लिखिएगा बच्चों, इसका आंसर रहेगा एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मंद रेत फिल्टर में मुख्य निष्पादन माध्यम है। इसके अंदर देखिएगा 64 का देखिए बच्चों, यही मैंने आपको पहले भी बताया था। इज द मेन फिल्टरिंग मीडियम इज स्लो सैंड फिल्टर। कौन सी लेयर? वाइटल लेयर। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? वाइटल लेयर, वाइटल लेयर, वाइटल लेयर। 64 का लिखो वाइटल लेयर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्लोरीन मिलाने के बाद जल में मुख्य अपशिष्ट क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए परीक्षण किया जाता है। किसका किया जाता है परीक्षण? ऑर्थोटोल्यूडिन। इसके अंदर लिखेगा ऑर्थोलोट्यूडिन। ये टेस्ट किया जाता है, ऑर्थोलोट्यूडिन टेस्ट। ऑर्थोलोट्यूडिन टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट किया जाता है अमाउंट ऑफ फ्री रेजिड्यूल क्लोरीन इन द वाटर, है ना। क्लोरीनेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत क्लोरीन को निकाला जाता है पानी से, परंतु उस पानी से क्लोरीन को निकालने के बाद में रेजिड्यूल फ्री जो क्लोरीन है उसकी मात्रा है या नहीं है उसका फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑर्थोलोट्यूडिन टेस्ट करते हैं। ऑर्थोलोट्यूडिन टेस्ट करते हैं। तो 65 के अंदर बच्चों लिखिएगा ऑर्थोलोट्यूडिन टेस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एक इंग्लिश हिंदी दोनों देखिएगा। 66 इज द, यहाँ पे खाली जगह है बच्चों। इज द सीरीज ऑफ ए सीरीज ऑफ स्पीच ऑन द सेलेक्टेड सब्जेक्ट फॉर द हेल्थ एजुकेशन बाय द एक्सपर्ट। एक किसी एक्सपर्ट के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है एक सेलेक्टेड सब्जेक्ट के ऊपर। किसके द्वारा? एक्सपर्ट के द्वारा। इसको बोलते हैं सिंपोजियम। तो यहाँ पे आप लिखिएगा सिंपोजियम। ये एक कम्युनिकेशन का मेथड होता है बच्चों। सिंपोजियम में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको इमेज के द्वारा बताऊंगा क्या होता है। अब सिंपोजियम एक भाषण दिया जाता है जिसके अंतर्गत कोई एक सेलेक्टेड होता है, एक सब्जेक्ट जिसका टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है। उस टॉपिक पे हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। उसके अंदर एक स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट रहता है, उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होता है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कोई भी सब्जेक्ट चुने गए हैं उस पे एक विशेषज्ञों द्वारा भाषणमाला को क्या कहते हैं? सिंपोजियम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपोजियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करें। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन इज, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में एक सिद्धांत है। हेल्थ एजुकेशन के अंदर बहुत सारे सिद्धांत है।
जिसके अंतर्गत में तो हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक सिद्धांत है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, रुचि, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें बच्चों। देखिएगा, शरीर में रोग कारक के प्रवेश, शरीर के रोग कारक का प्रवेश तथा साइन एंड सिम्टम लक्षणों के प्रकट होने के अंतराल के अवधि को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड लिखिए बच्चों, इंक्यूबेशन 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 पीरियड, ये तो क्वेश्चन अभी पहले जस्ट समझाया था। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य देखभाल का एक उद्देश्य स्वास्थ्य का उन्नयन करना। किसका, कौन से स्वास्थ्य का? रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। जो महिला प्रेग्नेंट है, जो महिला प्रेग्नेंट है उन महिलाओं को आरसीएस के अंदर, देखो यहां पे लिखा हुआ है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको एमसीएस केयर बोलते हैं। इसके अंतर्गत मदर और उनके अंदर पलने वाले बच्चे, ठीक है ना, उनके केयर की जाती है। एमसीएस केयर के अंतर्गत ऐसे पर्सन को जिसमें हेल्थ का प्रमोशन होता है, किस प्रकार से, किस प्रकार के हेल्थ का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, ए इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड टू हेल्थ फैसिलिटी टू द एमसीएस केयर सर्विस, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर लिखिएगा, मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य देखभाल का एक उद्देश्य रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य का उन्नयन है, ठीक है, जो गर्भवती महिला होती है उनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 इज द बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। पहले बच्चों आया था पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, पीएचएन। तो मैं कहूं कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग हो या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसका जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो कौन सी होती है? होम विजिट, होम विजिट। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। कॉफ्लिक स्पॉट के मामले में देखा जाता है, कॉफ्लिक स्पॉट आपने देखा होगा, जब किसी पर्सन को ये इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है, ये मोस्टली मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है, MEASLES, मिजल्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खसरा, खसरा बोलते हैं, मिजल्स या खसरा, ठीक है। माउथ के ऊपर वाले पार्ट के अंदर जो एक रेड स्पॉट देखने को मिलेगा, कॉफ्लिक स्पॉट, वह स्पॉट जिसके अंतर्गत जैसे ही माउथ खोलते हैं ऐसी परिस्थिति के अंदर ऊपर वाली प्लेट पर एक स्पॉट धब्बे देखने को मिलेंगे, रेसेस देखने को मिलेंगे। उस प्रकार के रेसेस के अंदर क्या होगा कि ये जो बेस लाइन है तो वो क्या होगा? रेड होगा, बेस होगा उस रेसेज का। जैसे रेसेज होता है इस प्रकार से धब्बे उभरे हुए दिखते हैं, तो बेस पार्ट होगा वो रेड होगा, और जो उभरा वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? WSIT, वाइट। मैं कहूं कि ऐसे स्पॉट्स जिसके अंतर्गत देखने से ये प्रतीत होता है, ये मालूम होता है कि उस रेसेज का बेस होता है वो रेड होगा और उभरा वाला पार्ट होता है वो कैसा होगा? वाइट होगा। तो इस प्रकार से जो रेसेज है उसकी खोज की थी कॉफ्लिक, एक साइंटिस्ट था, उसने उस साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग उसने अपना नाम रख लिया कॉफ्लिक स्पॉट, जो आज तक अपने पढ़ते आ रहे हैं। ये मिजल्स की बीमारी के अंदर पाया जाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। मिजल्स को KM, इसका फॉर्मूला बना लीजिए, KM। जो कॉफ्लिक स्पॉट होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? मिजल्स के अंदर। आया समझ में बच्चों?
नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर लिखा हुआ है द कंटिन्यूटी scrutiny of the factor that determine the occurrence and distributions of the disease is called। रोग की निरंतर जांच जिसमें बीमारी की पुनरावृत्ति न हो क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। CSSM का पूर्ण रूप है चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड। इसका जो फुल फॉर्म है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ठीक है। ये जो क्या लिखा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, इसके अंदर बच्चे और मदर के एक सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में बताया है, हेल्थी होने के बारे में बताया है, होने वाली बीमारियों को रोकने के बारे में ये स्कीम आई थी। ये जो CSSM प्रोग्राम आया था वो 1992 के अंदर आया था बच्चों, ठीक है। उसके बाद में एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एयर वेलोसिटी इज कॉल्ड, हवा के वेग को मापा जाता है। हवा के वेग को किसमें मापा जाता है? एनेमोमीटर के अंदर। एनेमोमीटर इसके अंदर 74 का लिखिएगा, एनेमोमीटर, ठीक है। ये हवा के वेग को मापा जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करें तो 75 के अंदर लिखा हुआ है ए टू वे कम्युनिकेशन लर्निंग प्रोसेस क्या है? ये एक डेमोक्रेटिक है। क्या है? ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इसके अंदर लिखिएगा डेमोक्रेटिक। ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉइज इज नॉन एज, क्या बोलते हैं? डेसिबल। टिटनस कैजुटी ऑर्गेनिज्म ऑफ द टिटनस इज कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। Clostridium tetani is a causative organism of the tetanus। टिटनस को फैलाने वाली बीमारी है, उसका कैजुटिव ऑर्गेनिज्म है, क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। उसके बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 78। एन एपिडेमिक विच स्प्रेड फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, एक देश से दूसरे देश के अंदर या ओवर द वॉल वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर इस प्रकार के महामारी, एपिडेमिक का मतलब क्या हुआ? महामारी फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक।
पेंडेमिक कंडीशन होती है। उसके बाद में ए फुल फॉर्म ऑफ द ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, उसका ORS का फुल फॉर्म होता है। आपने देखा होगा कि जब डायरिया हो जाती है, धंसने लगती है, ऐसी परिस्थिति के अंदर निर्जलीकरण होने की संभावना रहती है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर ORS का घोल पिलाया जाता है, जिसके अंतर्गत 1 लीटर पानी को घोला जाता है एक पुड़िया 1 पैकेट के अंदर, जिसको 1 दिन के अंदर यूज करना होता है, 24 घंटे के अंदर यूज करना होता है। और उसके बाद में यदि बच जाता है तो क्या कर देना है, फेंक देना है। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन RCA लेट्रिन इज, बच्चों इसका जो क्वेश्चन एक पहले क्वेश्चन आया था उसके अंदर मैंने 20 मीटर लिखा दिया था, परंतु वो गलत हो गया था, उसको वहां पे करेक्शन कर देना बच्चों। ये नहीं है, मैंने पहले कोई यहां पे पूछा गया है डेप्थ ऑफ द वाटर इन RCA लेट्रिन। RCA लेट्रिन की डेप्थ होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। यहां गहराई पूछा जा रहा है, वही है गहराई, डेप्थ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 20 मीटर नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो वहां पे एक RCA वाला डेप्थ ऑफ वाटर इन RCA है ना, वाटर सील ड्रेनेज। वाटर सील ड्रेनेज की जो डेप्थ है वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। वो वहां पे करेक्शन कर लेना बच्चों, कल मैंने गलत थोड़ा बोल दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बच्चों देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड इज यूज्ड ऑफ प्यूरिफिकेशन। सीवेज वाला पानी आता ना, सीवेज का मतलब क्या हुआ, हाँ, जो सीवेज के अंदर जो गंदा पानी होता है, ठीक है ना, जो बाथरूम का पानी, स्नान का पानी, लेटरिन का पानी, वो सब एक नदी के अंदर तालाब में जाता है। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड होता है, वो सीवेज वाटर होता है, सीवेज प्यूरिफिकेशन करने का एक मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का अदर नेम क्या है, हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका। देखो हाउस फ्लाई है, इसका बच्चों है मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका ये हाउस फ्लाई का क्या है, अदर नेम है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या लिखा हुआ है, इज वन एग्जाम्पल ऑफ द कंबाइंड वैक्सीन। जैसे क्या, डीपीटी या बोल दो MMR, ठीक है ना। BCG नहीं होता है, BCG सिंगल है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है DPT या MMR इज ए वन एग्जाम्पल ऑफ द कंबाइंड वैक्सीन। कैसे हो गया, अब इसके अंदर DPT के अंदर 3 प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए एक ही वैक्सीन बनाई गई है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। इनको रोकने के लिए एक वैक्सीन होती है, एक दवाई दी जाती है जिसको DPT बोलते हैं। MMR के अंदर भी 3 प्रकार की, मिजल्स, मम्स और रूबेला,
जैसी बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार की जाती है और एक ही वैक्सीन दी जाती है, एक ही डोज दी जाती है, जिसके अंदर 3 प्रकार की बीमारियां होती है और 3 प्रकार की ठीक होती है। इसको बोलते हैं कंबाइंड वैक्सीन। नेक्स्ट बात करते हैं, द गैस इज मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड फॉर द रूम डिसइंफेक्शन इज, कौन सी गैस होती है जो रूम को एक डिसइंफेक्ट करने का काम करती है, कीटाणुरोधक, डिसइंफेक्टेंट, कौन सा? द गैस फॉर्मेलिन, ठीक है। द गैस विच मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड फॉर द रूम डिसइंफेक्शन इज फॉर्मेलिन, ठीक है बच्चों। उसके बाद में माला एन और माला डी, ये एग्जाम्पल ऑफ किसका है? ये माला एन और ओरल गर्भ निरोधक के उदाहरण है। आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं, जिसके मेथड के द्वारा रूट के द्वारा लिया जाता है, जैसे इंजेक्शन के द्वारा, हार्मोनल के द्वारा, इंजेक्शन के रूप में इम्प्लांट करते हैं। दूसरा है इंट्रायूट्राइन आईयूडी होते हैं, डिवाइस होते हैं वो वाले, और ओरल रूट से। तो माला एन और माला डी ये तो टेबलेट है, ये ओरल रूट से ली जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर बच्चों देखिएगा, इसके अंदर 86 के अंदर देखिएगा क्या लिखा हुआ है? सिंपोजियम इज द सीरीज ऑफ पीपल ऑन सब्जेक्ट बाय द एक्सपर्ट। यहां पे लिखा हुआ है एक विषय, एक या वन विषय पर भाषण वाले की श्रृंखला है। इसके अंदर क्या होता है कि सिंपोजियम इज द सीरीज ऑफ स्पीच। इसके अंदर क्या होता है? एक एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा एक वन सब्जेक्ट, किसी एक टॉपिक के ऊपर हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, वो सिंपोजियम था। पहले था उल्टा, ठीक है ना। सिंपोजियम के अंदर बच्चों आपको इतना याद रखना है कि एक एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा एक सब्जेक्ट पर, एक सेलेक्टेड सब्जेक्ट पर एक हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है किसी एक एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे यही था, सिंपोजियम इज द सीरीज ऑफ द स्पीच ऑन, यहां पे था खाली जगह जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है वन सब्जेक्ट बाय द एक्सपर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन डी इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इन द चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर होने वाली बीमारी कौन सी है? रिकेट्स, लिख लिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत जनसंख्या आती है। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास के अंदर पूरा डिटेल्स के साथ में पूरी टाइम टेबल सारणी बताया था। यहां पे लिखा हुआ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसके अंतर्गत पॉपुलेशन की बात करें, हिली एरिया और प्लेन एरिया के अंदर यदि रेंज की बात करते हैं तो 20,000 और 20,000 से 30,000, प्लेन एरिया में 30,000, हिली एरिया में 20,000, और रेंज की बात करते हैं तो 20 से 30,000। और यदि किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं आता है तो यहां पे लिखना है 30,000 की पॉपुलेशन पे। यदि इंडिकेट नहीं करते हैं तो ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर 30,000 पॉपुलेशन, 30,000 पॉपुलेशन, 30,000 पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। वहां पे जनसंख्या है जो पब्लिक है वो दिखाने के लिए आती है।
उसके बाद में बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ए वास्ट वाटर विच डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रेटा इज नोन एज सुलेज। इसको क्या बोलते हैं, सुलेज। क्या लिखा हुआ है, जिस गंदे पानी में मानव मल शामिल ना हो, ए रीयूज ऑफ द सीवेज, रीयूज ऑफ द सीवेज, रीयूज ऑफ सीवेज। सीवेज का मतलब क्या हुआ है, मल मूत्र पानी, कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी होता है, शौचालय से निकलने वाला पानी होता है, सीवेज लाइन बिछी हुई होती है उसमें जाता है नदी के रूप में। अब उसमें से यदि मैं कहूं कि ह्यूमन एक्सक्रेटा, ह्यूमन का जो मल है उसको निकाल दिया जाए, तो जिस पानी के अंदर कंटामिनेटेड या ह्यूमन एक्सक्रेटा न हो उसको सुलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मोस्टली जो ये जो सीवेज का पानी होता है उसको क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, फिल्टर किया जाता है। शरीर में कैल्शियम के पर्याप्त प्रयोग के लिए विटामिन सी, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बच्चों शरीर में कैल्शियम के पर्याप्त प्रयोग के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन सी एब्जॉर्ब्स ऑफ द कैल्शियम इज द वेरी हेल्पफुल। यदि बॉडी के अंदर विटामिन सी है, सिट्रेट फूड लिए हुए खट्टे मीठे चीजें खाते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से होगा, पूरा होगा। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, शरीर में कैल्शियम के पर्याप्त प्रयोग के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन आपका 20 वाला पीस में रह गया था, ये देखो 19 नंबर का क्वेश्चन था और यहाँ पे खाली जगह है का टीका गहरे फ्रिज में रखा जाता है। कौन कौन से, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बच्चों बताया हुआ है कि जो कौन से 2 टीके हैं बच्चों जो डीप फ्रीजर के अंदर रखे जाते हैं। एक तो ओपीवी प्लस मीजल्स, ओरल पोलियो और मीजल्स का जो वैक्सीन होता है वो डीप फ्रीजर में रखा जाता है, मतलब जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर रखते हैं, बर्फ के अंदर रखते हैं। ये हीट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही हल्की सी गर्मी आई उस परिस्थिति में उसकी नेचुरल है, उसकी प्रकृति है, वो खत्म हो जाएगी, टीका काम नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा को जीवाणु रहित बनाया जाता है। किसको, दूध को, दूध मिल्क को। आपने देखा होगा कि एक मेथड है ए पाश्चराइजेशन ऑफ द मिल्क, पाश्चराइजेशन ऑफ द मिल्क। इसके बाद में लिखा हुआ है मनुष्य द्वारा सहन की जाने वाली नॉइस, शोर को क्या बोलते हैं, नॉइस। अत्यधिक सीमा, जो मैक्सिमम सीमा होती है 140 डेसिबल, डीबी होती है, 140 डेसिबल होती है। इसके बाद में यदि वॉइस आई तो कान के पर्दे फट जाएंगे, पर्दे फटने की संभावना रहती है। ठीक है बच्चों, इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है 94, जल की अस्थायी कठोरता एवं के कारण होती है। किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट
हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही नाम है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जल की अस्थायी कठोरता के कारण होती है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा बच्चों जल्दी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95। प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर, मेरास्मस नहीं होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ध्यान रखना है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत प्रोटीन की कमी से मैंने बताया था केपी और एमई। अब क्वाशियोरकोर होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, मेरास्मस होता है वो एनर्जी या कैलोरी लॉस होने की वजह से होने वाली बीमारी है। ये दोनों ही बीमारी एक दूसरे के विपरीत है, लक्षण भी विपरीत आते हैं। एक बीमारी के अंदर मेरास्मस के अंदर बीमारी के अंदर वो पूरा कंकाल तंत्र की तरफ देखने को मिलता है, उसकी ओनली पसलियों ही पसलियों दिखनी है, वो पूरा सिकुड़ा हुआ दिखता है। और प्रोटीन की कमी से जो क्वाशियोरकोर होता है वो फूला हुआ रहता है, पेट हो जाता है मटकी जैसा, ठीक है ना। तो उसके बॉडी के अंदर ईडिमा है, सूजन है, स्वेलिंग आ जाएगा। तो क्वाशियोरकोर के अंदर तो शरीर फूलेगा, और मेरास्मस के अंदर शरीर क्या हो जाएगा? कंकाल तंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ढांसा की तरफ दिखाई देगा। तो ये है प्रोटीन की, क्वाशियोरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आता है, इसको वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा। या तो आता है माल न्यूट्रिशन, या होता आएगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब इसके अंतर्गत बहुत बच्चे गलती कर बैठते हैं, जैसे अभी हीरालाल ने किया। तो उस हिसाब से मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, इस ट्रिक को याद रखना है, जैसे KPME। आया समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा। आरसीएल लेट्रिन में वाटर सील की गहराई होती है 2 सेंटीमीटर। वापिस रिपीट हो रहा है। सबके लिए स्वास्थ्य वर्ष की शुरुआत कब हुई? 1977 के अंदर शुरुआत हुई थी, परंतु उसका एक टारगेट था हेल्थ फॉर ऑल। उसका एक टारगेट था हेल्थ फॉर ऑल। कब? 2000। क्वेश्चन गलत मत करना। शुरुआत हुई थी, लॉन्च हुआ था 1977 के अंदर। और हेल्थ फॉर ऑल मतलब 2000 तक सभी को हेल्थ से रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज, सब सुविधा उन पर्सन को मिलेगी, सभी का अधिकार है। उसके बाद में गोइटर रोग की कमी के कारण होता है आयोडीन। पुरुष में स्थायी परिवार नियोजन सर्जरी को बोलते हैं वासेक्टोमी। और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ग्राम पंचायत के प्रधान को बोलते हैं मेयर। अच्छा, ग्राम पंचायत बोल रहा है, गांव के जिला का होगा मेयर, है ना। तो अब इसको आप डालिए, ग्राम पंचायत है, उसका होता है जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है।
मुखिया की खासियत होगी वो चोला पायजामा पहनेगा, समझ गए ना। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान को बोलते हैं मुखिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा। मैंने आपको बताया था WG ट्रिक लिखाया था, एक लिखाया था यूनिसेफ का UN, यूनिसेफ का है UN का मतलब न्यूयॉर्क, ठीक है। ये दोनों ही बच्चों याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। जब WHO की बात आ जाती है तो सारे WHO का हेडक्वार्टर, WHO की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, उसके बाद में उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होता है, सारी बातें आपको याद रखना है क्योंकि WHO इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 2011 के अनुसार 1 अरब और 21 लाख, 1.2 1 अरब तथा 21 लाख, 1 अरब 21 लाख, ठीक है। ANP प्रोग्राम 1963, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, देखिएगा ANP अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1963। अब देखिएगा जब न्यूट्रिशन की बात आ गई है तो 3 प्रोग्राम और भी ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? एक है मिड डे मील प्रोग्राम, एक है मिड डे मील स्कीम, एक होता है मिड डे मील प्रोग्राम और एक होता है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील प्रोग्राम जो प्रोग्राम है वो आया था मिड डे मील स्कीम, पहले प्रोग्राम आया 1961 और स्कीम आई 1995। मिड डे मील प्रोग्राम 1961 और उसके बाद में आया था मिड डे मील स्कीम, स्कीम आई थी 1995। तो ऐसे याद रखना, पहले प्रोग्राम आया उसके बाद में क्या आई, स्कीम आई। मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है। ये तीनों ही प्रोग्राम के बारे में याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, BCG रोग की सुरक्षा का टीका है टीबी। PHC की आबादी होती है 30,000। एनीमिया की कमी से होती है, एनीमिया की कमी से होती है हुकवर्म डिजीज,
हुकवर्म डिजीज होती है, उसकी कमी से, एनीमिया हुकवर्म की कमी से होता है। आपने देखा होगा हुकवर्म होता है, उसका जो कैजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, कारक होता है, वो खून पीता है, ठीक है ना, शरीर के अंदर खून पीता है। हाँ जी, एमटीपी अधिनियम लागू हुआ 1972 के अंदर। ए पास्ट ऑफ एक्ट इन पार्लियामेंट इन 1972, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं एमटीपी। एक्ट का मतलब होता है कानून। आपने देखा होगा एमटीपी एक्ट या एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी वह कंडीशन जिसके अंतर्गत जो महिलाओं को एबॉर्शन करवाया जाता है, गर्भपात करवाया जाता है, एक लीगल गर्भपात करवाया जाता है डॉक्टरों की देखरेख के अंदर। ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसके अंतर्गत महिला और उनके होने वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि एक कानूनी कार्रवाई द्वारा डॉक्टर की देखरेख के अंदर एक लीगल एबॉर्शन करवाया जाता है। वो किसके अंतर्गत आएगा? एमटीपी एक्ट के अंतर्गत आएगा। ये 1971 के अंदर एक्ट आया था, परंतु लागू कब हुआ? 1972 के अंदर। बच्चों दोनों ही बात ध्यान रखना है, दोनों जगह 1971 भी होगा, 1972 भी होगा। तो इसके अंतर्गत एमटीपी अधिनियम लागू कब हुआ? 1972 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में क्या है, एमटीपी के बारे में क्या लिखा हुआ है? थक गए भाई। कितना नंबर क्वेश्चन? 108, 109। देखिएगा 109, 109 में तो कुछ है भी नहीं, मिट गया। अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखो यहां पे लिखा हुआ है उफ के अंदर, तो स्वास्थ्य उप केंद्र पर आबादी होती है 5000। रेंज की बात करते हैं तो 3000 से 5000, ठीक है। स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आबादी लिख दो। स्टाफ कितना होगा? 3 स्टाफ होंगे। सब सेंटर होता है, उपकेंद्र को बोलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। भारत के भोर कमेटी की स्थापना हुई थी। भोर कमेटी की स्थापना हुई थी 1943 के अंदर। यदि इसकी 1943 से लेकर के 1946 ये इसके बीच में रही थी, ये रेंज रहेगी, ठीक है बच्चों। कितना टाइम हो गया इसमें? देखिएगा, भारत में भोर कमेटी की स्थापना 1943 के अंदर हुई थी। अब आपने देखा होगा ये क्या है कमेटी, इसका भी मैं वीडियो बना करके एक YouTube पे डाल दूंगा, या मेरे हिसाब से है, एक बार देख लेना। एक कमेटी इन इंडिया, कमेटी इन इंडिया। अब देखिएगा
आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हेल्थ की कंडीशन खराब होती गई, उस कंडीशन के अंदर भारत में विभिन्न प्रकार की कमेटियां गठित की गई। उस कमेटी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऐसे दानदाता आगे आए तथा उस कमेटी के द्वारा एक रिकमेंडेड प्रोस्पेक्टस रखा गया कि यदि हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये किया जाए या इस प्रकार से किया जाए तो एक हेल्थ को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है, लोगों को बीमारी से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से इंडिया के अंदर जैसे भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, चड्डा कमेटी, करतार सिंह कमेटी, जंगलवाला कमेटी, बजाज कमेटी, ये विभिन्न प्रकार की कमेटियां आई है, उसके बारे में अपन एक दिन बात करेंगे। तो भोर कमेटी आई थी वो 1943 के अंदर आई थी और उसने पूरा जो रिपोर्ट सबमिट करवाई थी वो 1946 के अंतर्गत करवाई थी। 3 साल के अंतर्गत उन्होंने पूरा डिस्कशन किया, सर्वे किया और उसके बाद में ये भोर कमेटी है, इन्होंने अपने एक रिकमेंडेशन तैयार किए। तो भोर कमेटी की स्थापना भारत के अंदर 1943 के अंदर हुई थी। भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा भोर कमेटी का दूसरा नाम क्या है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। उसके बाद में बात करें आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर रोग होता है। यहां लिखा हुआ है गोयाटर, गोइटर। मलेरिया के काटने से होता है कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट के द्वारा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विनिंग बोलते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 1946 के अंदर हुई। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना 1947 के अंदर हुई। 1947 के अंदर हुई। उसके बाद में बात करते हैं इसके बाद में है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। 5 अप्रैल 2005 सॉरी 7 अप्रैल 7 अप्रैल 2005 को NRSM की स्थापना हुई। NRHM, ठीक है। फाइव अप्रैल लिखिए बच्चों, 7 साल के लिए हुआ था। 5 अप्रैल NRSM सबसे पहले 7 ईयर के लिए, 5 to 7 ईयर के लिए NRSM आया था 2005 से लेकर के 2012। ये फर्स्ट फेज था। फिर बाद में आगे से आगे कंटिन्यू अभी होता जा रहा है। तो 5 अप्रैल 2005 को NRHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में
सॉरी नेशनल रूरल या NRS ये वही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण को कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य सहायक। स्वास्थ्य सहायक, हेल्थ असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट। उसके बाद में एड्स रोग का संक्रमण है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो यहां पे लिखा हुआ है को स्वास्थ्य सर्वे और विकास कमेटी बोलते हैं। मैंने अभी लिखा था ना हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, किसको बोलते हैं? भोर कमेटी को, भोर कमेटी को, भोर कमेटी है, बोर नहीं है, भोर कमेटी है, उसको बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जिसको विकास कमेटी बोलते हैं। ठीक है, अब 120 तक अपने पढ़ लिए हैं, उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बच्चों इतना आज इतना ही, धन्यवाद।